नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। आज चर्चा का विषय है सहकारिता। प्रौद्ध का जो सिद्धांत है उसमें सहकारिता बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। प्रौद्ध और सहकारिता दोनों एक साथ चलती हैं। बिना सहकारिता के प्रौद्ध संभव नहीं है, बिना प्रौद्ध के बिना सहकारिता संभव नहीं है। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की अभी तक जो प्रगति हुई है, जो हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं, वो इसलिए हुई है कि मनुष्य एक साथ मिलकर के बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने बहुत सारे नई नई विधाओं की रचना की, नए नए सिद्धांतों की रचना की, नए नए वैज्ञानिक उपकरणों की रचना की। और इस कारण से आज का समाज जो हम पाते हैं, जिसको हम विकसित मान ले, हालांकि पहले भी विकसित थे क्योंकि विकास तो चल ही रहा था उनका। तो ये जो समाज में, जो सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे के बिना किसी का भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और आज की व्यवस्था जहाँ की डिपेंडेंसी, निर्भरता एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा हो गई है। कोई ये कहे कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा संभव ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी किसान है, खेती करता है, और वो कहे कि हमको किसी से क्या मतलब है, हम तो अपना खेती करते हैं, हम खाते पीते हैं, हमको मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। खेती के लिए उसको उपकरण की आवश्यकता है, उपकरण कहीं और से लेके आता है। खेती के लिए खाद की आवश्यकता है, कोई और उसको बना के देता है। खेती के लिए उन्नत बीज चाहिए तो कोई और बना करके देता है। उसको पहनने के लिए वस्त्र चाहिए तो कोई और बना के देता है। उसको रहने के लिए घर चाहिए, ईंटें कोई और बना के देता है, सीमेंट कोई और देता है, सरिया कोई और देता है। तो वो ये कहे कि नहीं नहीं, हमको तो किसी से मतलब नहीं, हम तो सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो वह ऐसा है नहीं वास्तविकता में। क्योंकि हमारा अपना एग्जिस्टेंस तभी संभव है जब हम एक दूसरे का सहयोग लेकर के जीवन जीते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अब हम लोग सहकारिता की बात करते हैं। तो प्रौद्ध व्यवस्था से पहले जितनी व्यवस्थाएं आई, चाहे उसमें मार्क्सवाद हो या पूंजीवाद हो, मनुष्य का आपस में सहयोग तो है, लेकिन उस सहयोग के अंदर वो मधुरता नहीं है। जो मधुरता एक जीवन में, एक जीव के साथ में होनी चाहिए, एक समाज के साथ में होनी चाहिए। पूंजीवाद में भी जो पूंजीपति है अपने आप से कुछ पैदा नहीं कर पाता, न कर सकता है। उसको भी तरह तरह के लोगों का साथ चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन वो साथ उसको कैसा चाहिए, वो सोचने की बात है। इसी तरह से मार्क्सवाद में भी वो भी तो प्रोडक्शन करते हैं, वो भी एक दूसरे का सहयोग लेते हैं। लेकिन एक दूसरे का सहयोग वो किस प्रकार ले रहे हैं? क्या उस तरह का जीवन एक मधुर जीवन है? तो हम पाते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। उससे कुछ लोग होते हैं जो सुविधावादी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि उस सुविधावादी लोगों के स्वार्थ हेतु काम करते रहते हैं। और वो जो काम करना होता है वो अपनी मर्जी से नहीं करते, एक विवशतावश काम करवाया जाता है, उनका शोषण होता रहता है। मनुष्य के अंदर दो तरह का स्वार्थ है। पहले हम लोग स्वार्थ की चर्चा करते हैं।
एक स्वार्थ है, उसको बोलते हैं अंधा स्वार्थ, ब्लाइंड फेथ, या ब्लाइंड सेल्फिशनेस। वो ब्लाइंड सेल्फिशनेस ये है कि आदमी केवल अपने लिए सोचता है, अधिक से अधिक अपने परिवार के लिए सोचता है, उससे आगे वो सोचने के लिए तैयार नहीं। हालांकि वो सहायता सभी से लेना चाहता है, वो हर तरफ से चाहता है कि उसको मदद मिले और लोग का सहयोग मिले, क्योंकि बिना उसके तो उसका जीवन विपन्न हो जाएगा। लेकिन जब वो सोचता है तो केवल अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, या बहुत जो उनके करीब है उनके लिए सोचता है। ये हो गए ब्लाइंड सेल्फिशनेस। लेकिन बिना स्वार्थ के जीवन नहीं है, बिना स्वार्थ के जीवन है ही नहीं। तो क्या होता है, दूसरा एक एक दूसरा एक जीवन है, उसको बोलते हैं प्रबुद्ध स्वार्थ। प्रबुद्ध स्वार्थ क्या है? जिसमें वो अपने बारे में सोचता है, साथ में समाज के बारे में भी सोचता है। अपने बारे में नहीं सोचेगा तो उसका अपना एग्जिस्टेंस तो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि उसके अपने बारे में तो सोचना ही है। अपने बारे में सोचता है, साथ साथ समाज के बारे में भी वो सोच रहा है। ये जो प्रबुद्ध स्वार्थ है, इसको यही एक आधार है एक समाज को बनाने का। यदि प्रबुद्ध स्वार्थ नहीं होता तो समाज नहीं बनता, और ये समाज की अग्रगति नहीं हुई होती। एक बार श्री प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि क्या कारण है कि एक जीव जो जानवर है वो आज से 10 लाख वर्ष पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा है, लाखों वर्ष पहले भी वे वैसे ही थे, आज भी वैसे हैं। जैसे मान लीजिए कॉकरोच है, केंचुआ है, हाथी है, घोड़े है, ये तो कई लाखों वर्षों से ऐसे ही चले आ रहे हैं। लेकिन इसके दौरान जो मानव जाति है वो पहले कैसे थी, और धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते करते हम किस दशा में आ गए, उसका कारण तो होगा ना। उसके कारण तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि ये सहकारिता की, एक दूसरे के सहयोग की वजह से, और एक दूसरे के सहयोग के बाद में दूसरों के बारे में जो चिंतन है, जिसके वजह से नए नए विज्ञान की खोज हुई, चाहे वो चक्का बनाना ही हो, जिससे बाद में सहूलियत हुई कि वो रथ बन जाए, गाड़ी बन जाए, फिर जानवर के द्वारा उसको खींचा जाए, फिर और नाना प्रकार की उसकी चीजें उसमें जोड़ी गई। तो ये सब संभव हो पाया, ये एक दूसरे के सहयोग के बिना तो संभव था ही नहीं। हालांकि श्री प्रभात रंजन सरकार जी बोलते हैं कि मनुष्य का जो पहला आविष्कार हुआ होगा वो था सीढ़ी। और वो सीढ़ी क्यों? कि मनुष्य गुफाओं में रहता था, और गुफाएं होती थी तो नदियों के किनारे जहां जहां पत्थर है, कुछ ऐसी जगह है, थोड़ा सी इसको सुरक्षा मिली, वो गुफाओं में जहां पर भी जगह मिला वहां पर वो रहना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि उसको मौसम से बचना भी है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा विकास हुआ, वो पेड़ों पर भी रहना शुरू कर दिया। लेकिन पेड़ों पर चढ़ने के लिए और उतरने के लिए उसको सुविधा की जरूरत थी। तो उसने सबसे पहले किसी तरह से सीढ़ी बनाई होगी, जिससे कि उसको ऊपर चढ़ना और उतरना उसके लिए संभव हो सके और सुगम हो सके। तो वो बोलते हैं कि नहीं, पहला आविष्कार तो सीढ़ी हुआ होगा, और उस सीढ़ी का इस्तेमाल खेतों में भी किया उसने। यदि खेत को समतल करना है तो वो जो सीढ़ी जैसी जो चीज बनाई गई है, उसी से
धरती को भी समतल किया जा सकता है। उसको लेकर के आदमी चलेगा तो ऊबड़ खाबड़ जमीन भी होगी तो धीरे धीरे समतल होती जाएगी। तो उसको धीरे धीरे उसका इस्तेमाल उसने जमीन को समतल करने में किया होगा, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे मानवता आगे बढ़ी है। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं सहकारिता की और मनुष्य की प्रवृत्ति की, कि एक उसका अंधा स्वार्थ होता है, एक प्रबुद्ध स्वार्थ होता है। और अंधा स्वार्थ वह है जिसमें कि केवल वो अपने बारे में सोचता है, अधिक से अधिक छोटा सा उसका जो परिवार है उसके बारे में सोचेगा। लेकिन जो प्रबुद्ध स्वार्थ है वो अपने बारे में, परिवार के बारे में सोचने के साथ साथ समाज के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। यहाँ से ही ये उसकी इंस्टिंक्ट का पार्ट है। वो ऐसा नहीं कि उसको कोई कह रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं है। वो विकास के क्रम में वो उसकी ऐसी वृत्ति पैदा हो रही है और वो उसको विवश करती है कि तुमको ऐसा करना होगा। तो ये उसका एक साइकोलॉजिकल पार्ट हो गया। फिर हम एक चीज प्रभात रंजन सरकार जी कहते हैं कि समाज में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, और पहली व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अभी भी प्रचलित है, और दूसरी व्यवस्था उतनी प्रचलित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक वर्ड उन्होंने दिया, सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन। एक दूसरे से सहयोग हम लोग करते हैं, लेकिन सहयोग के अंदर एक एक छोटा है, एक बड़ा है, एक राजा है, एक प्रजा है, एक सेनापति है, एक उसका सैनिक है। एक मतलब एक दूसरे का स्थान समान नहीं है। सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन की बात, मतलब कोऑपरेशन है, आपस में सहयोग जरूर है, लेकिन उसमें श्रेणी है, एक शासक है, एक शोषित है। इसको शब्द दिया गया सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन। ये जो सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन है, इसको नाम है दास सूचक सहयोग। मतलब इसमें एक दास है, एक और एक मालिक है, और ये व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। चाहे वो पूंजीवादी व्यवस्था हो, मार्क्सवादी व्यवस्था हो, दोनों व्यवस्थाएं में यह चीज दिखाई पड़ती है। और क्योंकि एक आदमी मालिक है और एक आदमी उसका दास है, चाहे वो मजदूर के नाम पे उसको ले लें, किसी भी नाम पर ले लें, तो कोऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन उस कोऑपरेशन में वो मधुरता नहीं है, वो आदमी का शोषण है। यही कारण है कि उसकी मजदूरी का उचित मूल्य नहीं दिया जाता। उस सहकारिता की वजह से जो उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन में उसका जो भाग होना चाहिए था, वो भाग उसको नहीं मिलता। यही उसके कारण है। तो ये ऐसा नहीं कि पूंजीवादी व्यवस्था में, मार्क्सवादी व्यवस्था में भी यही होता है। मार्क्सवादी व्यवस्था में थोड़ा अंतर यह है, उसको बोलते हैं स्टेट कैपिटलिज्म। मतलब वहां पर जो शासक है, जो पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, जो मार्क्सवादी का शीर्ष स्थान पर जो आदमी बैठा हुआ है, वो सभी आदमियों से काम करवाता है। हम जैसे बात करें, जो उनकी कृषि की व्यवस्था थी, कम्यून सिस्टम उसको बोलते हैं। कम्यून सिस्टम में क्या था कि मान लीजिए एक लैंड है, एक सोसाइटी है, एक गांव में पड़ी हुई है। उन्होंने बोला कि भाई ये जो 100 आदमी है या 1000 आदमी है, इस गांव के आदमी हैं, सबको खेत में काम करना पड़ेगा। अब सबको खेत में काम करने के लिए लगा दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें जो आदमी है, इसमें तो अलग अलग रुचि के आदमी है। किसी का खेत में काम करने का मन करेगा, किसी का साहित्य में मन करेगा, किसी का कला में मन करेगा, किसी का कहीं और मन करेगा, किसी और विधा में उसका मन जाएगा।
और स्वाभाविक चीज है ये। लेकिन इन बातों को वो कंसिडर नहीं करते, वो आदमी आदमी बराबर है उनके लिए। तो उस, और दूसरा कम्युनल सिस्टम क्या हो गया, वो जो जमीन है वो सरकार की जमीन है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो मालिक नहीं है उस जमीन के। तो अब वो लोग जब उस व्यवस्था में जब लोग काम करेंगे तो वो क्या मन लगा के काम कर सकते हैं? वो मजदूर है केवल, और सरकारी व्यवस्था में उस जमीन का उनके ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं। उसमें कितना पैदा हुआ और कितना कम पैदा हुआ उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपनी एक मजदूरी जो फिक्स है मिल जाएगी। ऐसे जो कम्युन सिस्टम था इसीलिए फेल हो गया। मार्क्सवादी सिस्टम में जो खेती कम्युनिटी के हिसाब से जो खेती होती थी वो विफल रही। और यही कारण था कि रूस हो या चीन हो, अपने खाने का सामान वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते थे, उनको वहां से लेना पड़ता था। जबकि वो देश पूंजीवादी देश थे, लेकिन वो अपने यहाँ जो खेती, उनके पास प्रचुर मात्रा में खेत थे, सब कुछ था, साधन की कमी नहीं थी, लेकिन उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। और ये भी एक कारण था कि जो मार्क्सवादी सिस्टम फेल हो गया। एक और उसमें मेन कारण है कम्युन सिस्टम का। उन्होंने कहा कि ये जो सारी जमीन है वो कम्युनिटी की है या सरकार की है और सबको उसमें बैठ के काम करना है। तो उसमें फिर लोगों ने इंटरेस्ट लेके काम नहीं किया। ये एक बहुत ही स्वाभाविक चीज है पूंजीवादी व्यवस्था में, क्योंकि उसमें एक आदमी उस जमीन का मालिक है और उसके उत्पादन का उसके ऊपर हक होता है। तो वो मतलब उसका प्रयास रहता है ज्यादा से ज्यादा लेबर के द्वारा काम करवा करके और अपना उत्पादकता को बढ़ाए रखे। ये अलग बात है कि उस क्रम में वो जो मजदूर हैं वो उनके बारे में नहीं सोचता, केवल उतना ही उसको खाने पीने के लिए दिया जाता है जितना कि वो उससे जिंदा रहे। उसके आगे जो गति है, प्रगति है, उससे उनका कोई सरोकार नहीं रहता कि उसकी कुछ मानसिक आवश्यकताएं भी हैं, आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हैं, उनके बारे में वो ख्याल नहीं रखते। खैर, हम लोग बात कर रहे थे सुबॉर्डिनेटेड कोऑपरेशन, या जिसको हिंदी में कहा गया दास सूचक सहकारिता। पहली बार श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने सिद्धांत दिया सुबॉर्डिनेटेड कोऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन। ये जो शब्द है सबसे पहले प्रौद्ध के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने इस बात को कहा कि कोऑपरेशन चाहिए बट कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, सुबॉर्डिनेटेड नहीं होना चाहिए। एक एक मालिक है, एक गुलाम है, इस तरह का कोऑपरेशन नहीं चाहिए। हम सभी समान हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, एक लक्ष्य के लिए हम लोग मिल करके काम करेंगे, लेकिन हमारी उपयोगिता किसी भी ये है तो हम लोग लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के बस में है। हम सभी एक बराबर के हकदार हैं। इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया बंधुत्वपूर्ण सहकारिता। कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन का जो हिंदी में जो शब्द बनाया गया वह बंधुत्वपूर्ण, कि हमें एक साथ मिलकर के समाज में एक लक्ष्य के लिए एक साथ मिलकर के हम काम करेंगे, जिसमें किसी का शोषण नहीं होगा, सब मिलजुल के काम करेंगे। ये जो व्यवस्था है ये प्रौद्ध की व्यवस्था है। ये कहीं इससे पहले कभी कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन की बात किसी ने नहीं कही थी। ये जो कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन है यही सहकारिता जो प्रौद्ध के अंदर है उसकी नींव है, उसका बेस है, आधार है। तो अब कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन का छोटा सा पारिवारिक एग्जांपल भी लेते हैं।
जैसे मान लीजिए घर के अंदर एक परिवार है, उसमें स्त्री है, पुरुष है, दोनों मिलकर रहते हैं। तो एक व्यवस्था ऐसी होती है कि जो पुरुष है वो सबसे ऊंचा है, वही सब डिसीजन लेगा, और वो जो कहेगा उसको, पत्नी को उसको मानना पड़ेगा, या नीचे सबको मानना पड़ेगा। ये जो व्यवस्था है उसमें होता क्या है, अब हम अपने घर में देखेंगे, उस पत्नी के विचारों की का कोई सम्मान नहीं होता, हालांकि वो परिवार में बराबर की हिस्सेदार है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक आदमी के पास में पावर दे दी गई, वो पुरुष है परिवार का, वो जिस तरह से चाहता है उस तरह से परिवार को चलाता है। ये सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन का ही एक उदाहरण है। कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन में जब व्यवस्था होगी तो वहां दोनों मिलजुल करके व्यवस्था के लिए या के निर्णय लेंगे, और दोनों उस निर्णय के लिए भागीदार होंगे, और उसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए वो लोग उत्तरदायी भी होंगे। जिस घर में इस तरह का माहौल होगा वो घर बहुत ही सुंदर होगा, वहां पर आपस में सहयोग बहुत अच्छा होगा। अन्यथा घर में ये कलह का एक कारण होता है, जहां पर एक आदमी अपनी मर्जी से अपनी बात को थोपता रहता है, दूसरे को विवशतावश उसको स्वीकार करना पड़ता है। वो घर सुंदर घर नहीं होता, वहां कलह का वातावरण होता है। वही घर में यदि पति पत्नी मिलजुल करके यदि कोई निर्णय लेते हो और उस निर्णय को दोनों मान करके चलते हो, तो घर की, परिवार की जो व्यवस्था बहुत सुंदर हो जाएगी। ये एक उदाहरण है जिसको कि हम यहाँ सहकारिता में लेकर के आ रहे हैं। सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन क्या है और कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन क्या है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो कोऑपरेशन है ये कहाँ कहाँ होगा। तो जैसे प्रवृत्ति में उद्योग नीति जो दी गई है उसमें कहा गया जो की इंडस्ट्रीज होंगी केवल वो सरकार के अधीन होंगी। की इंडस्ट्री मतलब हो गया जो जिसका रॉ मटेरियल, कच्चा माल उस जगह उपलब्ध है, और उसके उस पर आधारित जो सामान बनेगा, जिसका कि और उसके द्वारा बनाए गए माल को दूसरे लोग अन्य वस्तुओं बनाने के लिए प्रयोग करेंगे, उस इंडस्ट्रीज को हम लोग कहते हैं की इंडस्ट्रीज। की इंडस्ट्रीज में जैसे कि मान लीजिए कोयले का उत्पादन है, बिजली का उत्पादन है, और भी बहुत सारी इस तरह के, लोहे का उत्पादन है। क्यों? और उस उत्पादन से वो होगा गवर्नमेंट के सेक्टर के पास में, गवर्नमेंट के पास में। उसके बाद में जो और इंडस्ट्रीज होंगी वो इन कच्चे माल से बनाई गई जो वस्तु है उसका उपभोग करेंगे। जो दूसरी इंडस्ट्री होगी वो क्या उपभोग कर रही है भाई, जो मतलब कच्चा लोहा से उन्होंने एक लोहा बनाया, फिर एक किसी ने बिजली बनाई, किसी ने कुछ और चीज बनाई, उसके ऊपर आधारित इंडस्ट्री बन गई। वो जो इंडस्ट्री होगी वो इंडस्ट्री सब कोऑपरेटिव के बेसिस पर बनेगी। उसमें चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो या मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्री काम करेंगे कोऑपरेटिव के माध्यम से। और केवल जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है या ऐसी उद्योग या ऐसी संस्था जहां पर कि लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई अपने घर में दुकान चला रहा है, उसमें 4-5 लोगों को मिलने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा, वो अपने स्वामित्व में अपने हिसाब से काम कर सकता है, वहां उसको कोई दिक्कत नहीं है, वहां कॉर्पोरेट की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की जो कॉटेज इंडस्ट्री होंगी वो उसके स्वामित्व वो खुद हो करके काम करेंगे।
लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई भी काम जहां पर कि एक कुछ लोगों के बिना काम नहीं हो सकता, वो सारे काम कोऑपरेटिव के द्वारा ही किए जाएंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं अपनी कृषि के बारे में। कृषि का भी हमारे यहाँ प्रवृत्ति में जो विचार दिया गया, उसमें कहा गया कि कृषि को भी सहकारिता के माध्यम से किया जाना चाहिए। उसके अनेक लाभ होंगे। अब हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। कृषि में कोऑपरेटिव कैसे बने, पहला ये प्रश्न है। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के जो क्षेत्र है, वहाँ जो खेत हैं लोगों के, उनकी जो लैंड होल्डिंग, जो उनके जो खेत का जो क्षेत्रफल है, बहुत छोटा छोटा है। कोई 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 1 एकड़ से कम है, कोई 2 एकड़ है। और इस तरह की खेती में अब वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर सकते, और किन्हीं कारणों से परिवार में कोई आदमी बीमार है, या उस सीजन में वो अक्षम है काम करने के लिए, या घर के बड़े किसी की मृत्यु हो गई जो काम कृषि का करते थे, उस दशा में क्या होता है, उस खेती का उपयोग ही नहीं, उस खेत का उपयोग नहीं हो पाता, या फिर उसको बटाई पे देते हैं, या तो फिर वो खेती खाली पड़ी रह जाती है। क्योंकि वो स्वयं करेगा तो करेगा, नहीं तो दूसरा कोई उसको कैसे कर लेगा। तो एक तो जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स है, और उसमें अब वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर सकते, और जितने छोटे छोटे लैंड होल्डिंग होती जाएंगे, उतने ही उसके मेड़ बनते जाएंगे, मतलब उसकी बाउंड्री भी तो हम बना रहे हैं, उसकी होती है। तो कोऑपरेटिव में क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे जो खेत होंगे, वो खेत के मालिक मिल करके कोऑपरेटिव बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो लैंड की होल्डिंग है वो बढ़ जाए, लैंड की होल्डिंग बढ़ जाए। और जब लैंड होल्डिंग बढ़ जाएगी, तब उसमें आप खेती वैज्ञानिक तरीके से कर पाएंगे। तो जो जिस तरह का खेत उस कोऑपरेटिव के में जो कोऑपरेटिव बनेगी, तो मान लीजिए इसके 20 लोगों की, 25 लोगों की मिलकर के कोऑपरेटिव बनी, और सबके पास में, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, आधा एकड़ है, जो भी छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स है, या किसी के पास 5 एकड़ भी मान लीजिए है, सबने मिल करके एक कोऑपरेटिव बनाई। तो जितना जिसके पास जमीन है, उसके हिसाब से जो जो टोटल जमीन हुई, तो उसका जो भी अनुपात बना, उस अनुपात में उस आदमी की कितनी शेयर होल्डिंग हो जाएगी, मतलब उस कोऑपरेटिव में उसका उतना शेयर हो गया। इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि मान लीजिए किसी का जो खेत है वो ऊसर खेत है, और किसी का खेत है उपजाऊ है, तो दोनों को हम बराबर नहीं मान सकते। ऐसे में जो उसकी उत्पादकता है खेत की, उसके आधार पर लोग बैठ करके, फिर मान लीजिए वो उसके पास 10 एकड़ जमीन है, लेकिन वो ऊसर जमीन है, उसके अंदर ठीक से कुछ पैदा नहीं होता, और लेकिन दूसरे के पास में 1 एकड़ जमीन, उसमें बहुत अच्छा पैदा होता है। तो वो 10 एकड़ 1 एकड़ के बराबर है या 2 एकड़ के बराबर है उत्पादकता में, उसकी पहले उसके ऊपर में चर्चा होगी, और चर्चा करने के बाद में वो जितना उसका खेत होगा, उसकी क्वालिटेटिव, उसकी जो उसकी भागे साझेदारी उसमें बन जाएगी। तो इस तरह से निर्णय होगा कि किस आदमी का उस शेयर में, उस कोऑपरेटिव में उसका कितना शेयर है। ऐसा हो जाने के बाद में, ऐसा हो जाने के बाद में फिर ये निश्चित होगा कि आदमी चाहे तो उसमें खुद काम करे, और चाहे तो नहीं काम करे। खेत कोऑपरेटिव का हो गया, खेत का एक तरह से सामाजिकरण हो गया, सोशलाइजेशन हो गया।
अब वो जो समाज के जितने लोग हैं, जितने मिल करके उन्होंने अपनी एक बड़ा सा लैंड होल्डिंग कर ली, वो मिलजुल करके खेती करेंगे और मालिक सभी हैं, लेकिन उसका अंश अलग अलग है। यहाँ एक चीज और भी ध्यान देने की होगी, ऐसा नहीं है कि जिसने 5 एकड़ जमीन दी उसका ज्यादा, जब मीटिंग होती है सहकारिता के बारे में, उसकी बात को ज्यादा वजन होगा और जिसने 1 एकड़ जमीन दी उसके वजन कम होगा, ऐसी बात नहीं होगी। इस तरह की जब भी मीटिंग्स होंगी तो दोनों का जो भाग है बराबर होगा। दोनों के कि यदि मान लीजिए छोटे लैंड होल्डिंग वाले को आप कहेंगे नहीं अब तो तुम्हारा शेयर तो 1% है, मेरा शेयर 5% है, तो हम एक 5% वाले जो कह रहा है उसकी बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बात सभी की बराबर होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो छोटे लैंड होल्डिंग वाले लोग हैं वो क्यों कोऑपरेटिव में जाएंगे? फिर तो उनका शोषण होगा। फिर तो जिसका लैंड होल्डिंग बड़ी है, जिसका पास में ज्यादा परसेंटेज शेयर है, वो जाकर के अपनी बात मनवाएगा, तो फिर आपस में अविश्वास पैदा होगा। खेत में जो उत्पादन होगा, उसका जो उत्पादन से जो लाभ होगा, उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है कोऑपरेटिव की, उसमें हर एक आदमी का बराबर का सुझाव माना जाएगा। ये मान करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोऑपरेटिव नहीं चल पाएगी। तो फिर एक चीज और भी है, जो भी उत्पादन हुआ उसमें कुछ लोग हैं जो कि एक मजदूर के रूप में भी काम कर रहे थे, कुछ लोग हैं केवल मालिक थे। तो मजदूर और मालिक का जो हिस्सा है वो आधा आधा में बढ़ जाएगा। 50% जो शेयर होल्डर्स हैं उनके खाते, उनके लिए क्या, 50% जो है कि जो मजदूर है, मजदूर भी शेयर होल्डर हो सकता है, लेकिन शेयर होल्डिंग का पैसा अलग मिलेगा, मजदूरी का पैसा अलग मिलेगा। फिर मजदूरी में भी मान लीजिए अलग तरह तरह की मजदूरी की मजदूरों की आवश्यकता है रही है। जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग होते हैं, मजदूर की 3 कैटेगरी है, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर। तो ऐसा नहीं कि तीनों की मजदूरी बराबर कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तीनों की अलग अलग मजदूरी होगी, उसके हिसाब से फिर उसका जो 50% का जो लाभांश है, इंग्लिश में इसको डिविडेंड बोलते हैं, उसका लाभांश है, वो उन लोगों में वितरित होगा। इसके अलावा क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव बनी है ये ऑन गोइंग बेसिस पर बनी है, ऐसा नहीं कि 1 साल और 1 सीजन के लिए हमने कोऑपरेटिव बना लिया, ऐसा नहीं है। अब ये कोऑपरेटिव चलती रहेगी कई, जब तक अब 100-200 साल या कई पीढ़ियों तक वो चलती रह सकती है। ऐसी अवस्था में यदि वो ऑन गोइंग प्रोसेस है तो और जो लोगों की जो लैंड होल्डिंग थी, जो उसके मेड़ थे, वो सब निकल गए, अब वो जमीन तो समतल हो गई, एक साथ हो रही है खेती। तो अब ये प्रश्न उठेगा कि मान लीजिए मेरे पास में शेयर था और फिर मेरे बाद में 2 बच्चे हुए और फिर 2 बच्चों का भी शेयर होगा उसके बीच में, तो ये आदमी से उनके बच्चों में किस तरह से उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, तो वहां की जो लोकल व्यवस्था है, जो लोकल कानून है, उसके हिसाब से तय किया जाएगा। क्योंकि हर जगह कहीं कहीं अलग अलग व्यवस्था होती है, तो उस व्यवस्था का ख्याल रख करके उनकी जो ऑनरशिप है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो उसके जीवन काल के बाद में फिर एक प्रश्न उठेगा ना कि भाई हम मर जाएंगे तो ये जमीन का क्या होगा, इसको अपने इसके शेयर का क्या होगा। तो उसका यही उत्तर है कि वो उनके बच्चों में ट्रांसफर होती रहेगी, जैसा वो चाहेंगे वैसा हो जाएगा, या तो उसके विल के हिसाब से हो या जो कानूनी व्यवस्था है उसके हिसाब से उसका ट्रांसफर होता जाएगा। एक जी अब प्रश्न कर हाँ ले कुछ। हाँ हाँ ठीक कर लीजिए, क्योंकि हर टाइम ब्रेक नहीं रह गया। हाँ ठीक।
टाइम दादी थोड़ा वो हो जाता है, 2 मिनट बाद हाँ बंद हो जाएगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक, बस। हाँ, अगर विषय बचता है दादी तो फिर कल भी चालू कर लेंगे इसे, है ना? ये सहकारिता चालू रखेंगे क्योंकि विषय बहुत लंबा है, बहुत सारी बातें हैं हम्म इसमें। हम्म हम्म। दादी मेरा प्रश्न ये था हाँ। कि क्या क्या होता है, जैसे एक वर्कर है जिसके हम्म पास अपना वो भी नहीं है, अपना कोई जमीन नहीं है, कुछ हम्म पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, हम्म तो वो केवल लेबर है। हम्म और वो लेबर है तो बाबा ने जहाँ मैंने पढ़ा था कि बाबा ने बोला है कि उसको जो पहले जैसे कम्युनल सिस्टम है उसमें क्या है, वो जो स्वामित्व का भाव है हम्म वो वर्कर के लिए नहीं रहा। हम्म तो तो ये जो भाव है स्वामित्व का, ये क्या हमारे कोऑपरेटिव सिस्टम में जिसके पास अपने इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है और वो केवल वर्कर है, अपनी श्रम का मतलब दान कर सकता है, श्रम को लगाता है, हम्म। तो क्या उसे स्वामित्व का भाव रहेगा और किस तरह रहेगा क्योंकि वो इसमें? कोऑपरेटिव से पहले भी उसके पास में कोई वो स्वामी नहीं था जमीन का। इसमें एक चीज है, उस कोऑपरेटिव में वहां का जो जिसने पहले जमीन दी है उसको लेबर बनने का पहला हक होगा। ये जो बाहर के लेबर बाद में काम करेंगे, ये तो वहां पर काम करने वाले आदमी खुद नहीं है। आप समझ रहे हैं ना कि सब पहला हक किसका है? हाँ दादी। जिसका खेत है। ये तो हम्म उसके बाद में भी आवश्यकता पड़ती है कि हमको नहीं, उससे काम नहीं चल रहा है, हमको बाहर से लेबर लेना पड़ेगा, तब वो हम्म एज ए लेबर काम करेंगे। लेकिन इसीलिए जब वो एज ए लेबर काम कर रहे हैं तो वो जितना भी उत्पादन होगा उसका 50% में ही उनका हक होगा। 50% तो जिसका लैंड है उसके लिए वो रिजर्व हो गया। हम्म और हम्म फिर वो जो बाहर वाले लोग हैं जो जिनका लैंड नहीं है वो आकर के काम कर सकते हैं। हम्म लेकिन अब वो काम करेंगे किसके अंडर में करेंगे? कोऑपरेटिव के अंडर में करेंगे। अब हम्म उसका निर्देशन तो कोऑपरेटिव कर रहा है ना, कि कोऑपरेटिव में भी दो हम्म दो चार लोग जो व्यवस्था में लगेंगे वही उनको हम्म काम में लगाएंगे। और उसके हम्म ऊपर जो भी निगरानी रखनी है, क्या करना है, वो करते रहेंगे। तो अब ऐसे लोगों के लिए स्वामित्व का तो सवाल नहीं उठता। उसको अब ये ऐसे लोगों को स्वामी बना दिया जाएगा खेत का, तो दिक्कत होगी। फिर जो पहले से स्वामी वो क्या करेंगे? तो उनके लिए काम करने के और सी मौके मिलेंगे। वो केवल खेत में काम करना ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी और भी ऐसे। इसके पहले भी वो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, खेत में कर रहे थे, कहीं और कर रहे थे, सड़क बना रहे थे, क्या क्या बहुत सारी चीज जो चलती रहेंगी। कोई मकान बनाता है, कोई कुछ कर रहा है, हर तरह के मजदूरी में लोग लगे हुए हैं। तो उसके लिए अलग व्यवस्था होगी। लेकिन जो कोऑपरेटिव, जो हम लोग अभी फार्मिंग कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, कृषि की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये बाहर से जरूरत पड़ी तो उनको लिया जाएगा। लेकिन उनकी वरीयता सेकंड नंबर पे आएगी। पहली तो जो उनका खेत है वो लोग उसमें अपना श्रमदान करेंगे। हाँ दादी, ये बात तो है, सही है। हम्म। लेकिन जैसे कम्युनल व्यवस्था में क्या थी कि वो तो खैर थोड़ा वैसा अलग सिस्टम उसमें हो तो गया, कोई तो भी वहां तो मालिक नहीं सबको था ही ना, उसमें तो किसी का हक, वो था कोई सरकारी जमीन है उसमें। सरकारी जमीन है। तो लेकिन दादाजी इसमें जैसे ऐसा ना, जो लेबर वर्ग है जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो लेबर वर्ग के रूप में काम कर रहा है, तो उसको इतना तो होगा कि वो क्या कहते हैं, मतलब उसको ये महसूस हो कि हाँ मैं अपनी चीज में काम कर रहा हूँ। मतलब उसे ऐसा आभास हो कि मैं अपनी चीज में काम कर रहा हूँ, कभी भी मुझे धक्का मार के बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा, या परिस्थिति खराब होगी तो मुझे बाहर नहीं कर दिया जाएगा। तो ये मेरे ही लोग हैं, मैं अपनी ही चीज में काम कर रहा हूँ, उसे कुछ ऐसा तो एहसास कराया जाएगा ना। उसमें यह है कि उनका शोषण तो नहीं होगा। जो हम्म एक होता है, एक आदमी जो एक मालिक होता है जो काम करवाता है,